नमस्कार दोस्तों। एक महिला अपने पति को फोन करती है और फोन मिलाने के बाद उनसे एक डिमांड करती है। और जब उसका पति वो डिमांड सुनता है तो पहले तो वो मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए सीधा मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो इंतजार कर रहा था क्योंकि मेडिकल स्टोर पे काफी सारे लोग पहले से ही अपनी अपनी जरूरतों की दवाइयां ले रहे थे। ये व्यक्ति वहां जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में एक साइड होकर के खड़ा हो जाता है कि कब ये भीड़ हटेगी तो वो जो सामान लेने आया है वो सामान अपना ले पाएगा। मेडिकल स्टोर पे जब सारे लोगों का आना जाना खत्म हो जाता है, जब कोई नहीं बचता है, तो मेडिकल स्टोर वाले ने उनसे पूछा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। तो पहले तो वो थोड़ा शर्माता है और शर्माते हुए अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, हिचक रहा था। तभी मेडिकल स्टोर वाला पूछता है कि भाई साहब आपको चाहिए क्या, आप यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हैं। उसने कहा कि भाई साहब मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियों की बात आती है, मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और एक गोलियों का एक पूरा रैपर ला करके उसके हाथ में रख देता है। अब जैसे ही गोलियों का एक रैपर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया, उसने कहा कि भाई साहब ये कम रह जाएगी और वैसे भी यहाँ बार बार आने में अच्छा नहीं लगता है, एक तो बार बार आना पड़ेगा और दूसरी बात यहाँ काफी सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से मुझे इंतजार करना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए गोलियां, और ताकि जो बार बार जरूरत ना पड़े। मेडिकल स्टोर वाले ने उसे कुछ ज्यादा ही तादाद में उनको वो गोलियां दे दी। अब इन गोलियों को लेकर के वो व्यक्ति अपने घर जाता है, खाना खाता है, पत्नी के साथ सोने जाता है। और जब अगला दिन निकलता है तो पत्नी की आंख तो खुल जाती है लेकिन पति सोता हुआ ही रह जाता है। और यहीं से उस व्यक्ति की जब मौत की खबरें चारों तरफ फैलती है, उसके बाद एक व्यक्ति का उस व्यक्ति का कफन दफन हो जाता है, यानी कि उनको दफना दिया जाता है। और दफन होने के लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं, तब यह जब पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि इनका तो कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था। अब कत्ल के पीछे की वजह आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, और कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर, और बिठूर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुव नगर। दरअसल तारीख थी 19 जनवरी साल 2025 की। सुबह लगभग 6:30 के आसपास, 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। एक घर से बहुत तेज रोने की और चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब जैसे ही वो महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो जिसका नाम होता है सबाना, अक्सर इस घर से इस तरह की आवाजें कभी नहीं आई थी। तो आसपास के जितने भी लोग थे वो जग जाते हैं, और जगने के बाद उस चीख की तरफ वो लोग दौड़कर पहुंचते हैं। और जब उसने दरवाजा खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति का नाम था आबिद अली, उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। इस महिला का रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते वो अपने सगे भाई यानी कि सलीम को फोन करता है, और सलीम को फोन करते करते कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तुम्हारे बहनोई मर गए हैं। जैसे ही उन्होंने अपने सगे भाई को अपने ही पति के मौत की खबर के बारे में सूचना देती है, तो उसका जो साला होता है सलीम आबिद, वह तुरंत ही मौके पर आता है और यहाँ पर आकर के देखता क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ है। उसकी लाश एक खाट पे पड़ी हुई है, चारपाई पे पड़ी हुई है। और इसी बीच में वो सब कुछ देखते हुए पुलिस को फोन करता है। ये बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आती है, और आने के बाद जब पुलिस ने इस लाश को अपने कब्जे में लिया तो पहले तो पंचनामा करवाई। और जो वो कर ही रहे थे पंचनामा, तो उस व्यक्ति का जो शरीर था, उसके जो कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों को जब टटोला जाता है, देखा जाता है, तलाश किया जाता है, तो उसके कपड़ों के अंदर से 8 रैपर निकले, और 8 के 8 रैपर खाली थे। और वो आठों के आठों जो रैपर होते हैं वो शक्तिवर्धक गोलियों की होती है। अब जैसे ही उसकी पत्नी सवाना से कहा जाता है कि ये 8 रैपर खाली क्यों है, इसकी जेब में ये कैसे आए, क्या बात है, तब उन्होंने अपने बारे में क्या उन्होंने ये चीजें जेब में पहले से ही रखकर सोया करता था। जब इस तरह की बात की जाती है तब वो सबाना कहती है कि मैंने अपने पति को फोन किया था, मैंने रात के कुछ शक्तिवर्धक गोलियां ले आना, क्योंकि जब वो अपनी शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ संबंध बनाते थे तो उन्हें अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने कभी इस चीज का ऐतराज नहीं किया। और उन्होंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो चीजें, गोलियां उसके लिए वो लाया था। अब जैसे ही यह बात सुनी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम के बाद यह लाश वापस आती है, और वापस आने के बाद इसका बिल्कुल एक रीति रिवाज जैसे होता है मुस्लिमों में, उस हिसाब से इनका दफन कफन होता है, सुपुर्दे खाक होता है।
सुपुर्दो खाक में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन यह खबर पूरी आगे की तरफ फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियां का सेवन कर लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं और 24 घंटे का समय बीता था। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं, बल्कि इसकी मौत हुई है गला दबाने से। अब गला दबाने की बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, पुलिस खुद सोचने पे मजबूर थी। तभी सलीम को फोन किया जाता है कि जो आबिद का साला होता है उनसे पूछा जाता है कि यह मामला क्या है। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गला दबाने की पुष्टि हो रही है, आखिरकार इनका गला कौन दबाया और क्यों दबाएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो सलीम बताता है कि वह उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक इलाका लगता है दिव्यापुर, वह दिव्यापुर का रहने वाला होता है। अब से लगभग 20 साल पहले इन्होंने अपने उस इलाके को दिव्यापुर को छोड़ने के बाद यह सीधा कानपुर आ जाते हैं और कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में अपना मकान बनाते हैं और यही रहने लगते हैं। इनकी जब शादी होती है तो इसकी बहन से होती है और इसका नाम शबाना होता है और यहाँ आने के लगभग 3 साल के बाद उनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। फिलहाल उसके बेटे की उम्र 16 या 17 साल के आसपास होगी। जब इस बात को उस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है, तो महिला कुछ सही बातें नहीं बताती है। तभी पुलिस उसका मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और साथ ही जो आबिद अली जो मर चुका है, जिसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है, उनके भी मोबाइल को कब्जे में लिया जाता है। अब दोनों मोबाइलों की सीडीआर निकलवाई जाती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। तो यह जो आबिद अली होता है उसके मोबाइल की तो कॉल डिटेल में कोई ऐसी खास सस्पेक्ट वाली बात सामने नहीं निकल करके आई, लेकिन शबाना का जो मोबाइल था उसमें वो एक लड़के से बहुत ज्यादा बातें किया करती थी और उस लड़के की उम्र लगभग उस महिला से यानी कि शबाना से 20 साल कम होती है, यानी कि 20 साल छोटा। अब सलीम को यानी कि उनके जो साले साहब है उनसे पूछा जाता है, जिसका नाम रेहान होता है, कि ये जो रेहान नाम का लड़का जो कि उन्नाव के बांगर मऊ का जो भगवंतपुर गोटेपाली का रहने वाला लड़का होता है, जिसका नाम रेहान उर्फ तालिब होता है, उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास होता है, इससे तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात है, क्या यह आबिद का रिश्तेदार है या फिर शबाना का रिश्तेदार है? तो ना ही तो वो आबिद का रिश्तेदार होता है और ना ही वो शबाना का रिश्तेदार होता है, लेकिन शबाना की और रेहान की बहुत ज्यादा फोन पे बातें हुआ करती थी। उन्होंने अपने से 20 साल छोटे लगभग लड़के से, अब पुलिस ने इसके बारे में जब पूछताछ करना शुरू कर दिया तो पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में भी ले लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करना जारी करते हैं और शबाना से भी पूछताछ करना शुरू करते हैं तो बड़ा ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल साल 2024 की शुरुआत की बात है। शुरुआत में इस शबाना नाम की महिला ने, जिसकी उम्र लगभग 42-43 साल के आसपास रही होगी, उसने अपना एक इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने के बाद जो अभी से 20-22 साल पहले की जितनी भी फोटोज उसके फोन में थी, जो लोग एक एज ए मेमोरीज के तौर पे लोग सेव रखते हैं अपने फोन में, उन्होंने अपनी वो सारी फोटोज अपने उस सोशल मीडिया पे उस इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पोस्ट करनी शुरू कर दी, जो कि अभी से 20-22 साल पुरानी फोटोज थी। अब उसी इंस्टाग्राम के पेज को स्क्रॉल करते करते एक दिन उस लड़के का नजर शबाना नाम की उस आईडी पे पड़ती है। उनके फोटोग्राफ्स को वो बारी बारी से देख रहा था। हालांकि यहाँ पे एक चीज मैं अभी आपको टोकना चाहता हूँ कि जो वो लड़का है जिसकी उम्र 20-22 साल मैंने आपको बताया था, जो सस्पेक्ट था जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया था, वो लड़का दिल्ली में ऑटो चलाया करता था। अब वो एक दिन अपना फोन को स्क्रॉल करते हैं और इंस्टाग्राम के पन्ने को पलटते हैं, तब उन्होंने उस शबाना नाम की उस लड़की का पेज पे उसका नजर आकर के रुक जाती है और जब मन किया उनका तो उन्होंने उनसे कहा कि मैसेज के जरिए कि क्या आप मिल सकते हैं हमसे, हमारा मिलने का मन है। जब शबाना का मन किया तो उन्होंने रेहान से कहा कि आप मिलने आ सकते हो तो कानपुर आ जाओ। अब कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में रहती है वो। जैसे ही यह बात उसने सुनी, उसने कहा तुम्हारा पति, तो उसने कहा कि मेरा पति मेले में जाकर के झूले वूले लगाता है और कई कई दिन के लिए घर से बाहर रहता है। उनका जो बेटा है वो भी पति के साथ ही रहता है और अक्सर वैसे भी पति का जो उस लड़के का जो मामा होता है, कभी पति के साथ तो कभी उसके मामा के साथ रहता है, यानी कि सलीम के साथ रहता है। पति जब घर से बाहर रहता है तो तुम्हें आने में कोई ऐतराज नहीं होगी, यानी कि उन्हें मिलने के लिए इनके पास एक बेहतरीन मौका था। लेकिन रेहान ने शबाना को जब देखा तो जो उनके फोटोज थे वो लगभग 20 साल बड़ी दिख रही थी। तो फोटोज में छोटी मोटी नहीं, बड़ा ही मौके पर बड़ा ही ज्यादा फर्क दिखा उन दोनों को। लेकिन तब तक इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और इसी बीच में जो उनकी उम्र की दीवार थी वो बड़ा ही छोटा पड़ जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी दोस्ती को कुछ ज्यादा ही गहरा कर लेते हैं। यानी कि बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब इन्होंने लगभग 3-4 बार इस तरीके से मिलने का मौका जुटाया और तभी शबाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वो मुझे
बुरी तरीके से मारता है, पीटता है, मैं अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ रखना चाहता है और मेरा बेटा इसीलिए अपने मामा के साथ रहता है। उन्होंने इस तरह की बातें उस लड़के से कहा। उस लड़के ने अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम किसी न किसी तरकीब से हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। अब उस लड़के ने अपने एक दोस्त का सहारा लिया और उस दोस्त को उन्होंने कुछ पैसे का लालच दिया, क्योंकि उसके दोस्त को कुछ पैसे की जरूरत थी। और पैसे का लालच देने के बाद उनसे कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उसके साथ इस तरह की परेशानी है और उसके पति को किसी न किसी तरकीब से निपटाना है। अब बेचारा 20-22 साल का लड़का, आपको पता ही है कि अभी के टाइम में 20-22 साल का लड़का हालांकि मेरे समझ से तो काफी मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं वो किस वेशभूषा में, किस संगी में, या अपने किस तरह के साथियों के बीच वो रहता था, जो कि दिल्ली जैसे शहर में ऑटो चलाने के बावजूद भी वो मैच्योर नहीं हो पाया। उन्होंने इस लड़के की बातों में आकर के अभी 19 जनवरी साल 2025 की बात है, उन्होंने इसी डेट को आकर के उसके पति का पहले तो उन्होंने उस लड़की के मार्फत उनको 8-8 गोलियां शक्तिवर्धक खिलवाई, काफी सारी शराब पिलवाई, और उसके बाद उन्होंने अपने उन्हीं दोनों लड़कों को बुला करके उसके अपने पति का अपने सामने, जो कि उस महिला का पति का अपने सामने, वो अपने प्रेमी से उनका गला दबा करके उनकी हत्याएं करवा दी। और जब उनके साले को, सलीम को, यानी कि शबाना का जो भाई था, जब वो उन्होंने आकर के देखा तो उन्हें कुछ भी थोड़ा बहुत सस्पिशियस लगा कि ऐसा शायद नहीं हो सकता, उनके एज को लेकर के या उनके चेहरे को लेकर के कुछ उन्हें ऐसा थोड़ा बहुत सस्पिशियस हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीजा का कफन दफन करने से पहले उनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उनकी पोस्टमार्टम करवा दी। बड़ा ही तारीफ करना चाहिए इस तरह के रिश्तेदारों में, साला जीजा का रिश्ता में, जिन्होंने अपनी बहन का न होते हुए उन्होंने इंसानियत का साथ निभाया। दोस्तों, यही थी कहानी हमारी आज की कि शक्तिवर्धक गोलियां खाने से किसी इंसान की मौत कैसे हो सकती है, वो भी अभी के टाइम में। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारी आज की। आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।